नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज़ पर। आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने आए हैं। इस पूरे एपिसोड में हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय की जिसकी चर्चा आम हो या गरीब हो, खास हो या बड़ा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की जुबान पर होता है महंगाई, जो हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह से प्रभावित करती है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो। महंगाई एक ऐसा विषय है जो भारत के अंदर सदैव आज़ादी से लेकर के आज तक महंगाई हमेशा नेताओं के बीच में एक चर्चा का विषय रहा है तथा इस देश के अंदर महंगाई पर चर्चा सदैव होती रही है। कभी ऐसा नहीं रहा या किसी की भी सरकार ऐसी नहीं रही जब महंगाई पर चर्चा ना की जाती रही हो। और आज हम जानते हैं कि महंगाई अपने चरम पर है और महंगाई को लेकर के अभी बड़े बड़े आंदोलन भी होते रहे हैं और सभी सरकारों में हुए हैं, कोई एक सरकार में नहीं हुए हैं। इस पर महंगाई पर हम विस्तृत चर्चा आपके सामने करेंगे, जिसमें हमारा विषय होगा कि महंगाई तय कैसे होती है, महंगाई दर होती क्या है, मुद्रास्फीति दर होती क्या है, और फिर हम ये भी बात करेंगे कि महंगाई बढ़ने के कारण क्या होते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए और सरकारें इस पर क्या क्या उपाय कर सकती हैं और क्या क्या उन्होंने अभी तक किया है जिससे लोगों को राहत मिल सके। साथ ही हम यह भी कहेंगे कि महंगाई बढ़ने से क्या अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत बड़ा फर्क आता है, और अगर आता है तो वह कैसा फर्क आता है और किस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। साथ में महंगाई के साथ साथ अंत में हम बेरोजगारी पे भी बात करेंगे। हम चाहेंगे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज़। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं महंगाई से। महंगाई जो कि एक बड़ा विषय है और महंगाई को लेकर के संसद भी सत्र नहीं चलने दिया गया इस बार भी। और महंगाई को लेकर के जब हम बात करना शुरू करते हैं तो उसके इतिहास में भी हमें जाना होगा। खासतौर पर भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर के 1954 तक भारत का जो महंगाई दर था, यानी जिसको हम महंगाई कहते हैं, बढ़ना, दर के हिसाब से ही महंगाई की दर बढ़ाती है सरकार। अभी आज ही आपने देखा होगा कि सरकार ने कल कहा है कि हम डीए बढ़ाने की बात कर रहे हैं और महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों का। वो बाहर मार्केट में देख करके ही बढ़ाते हैं, उसका भी अभी मैं बताता हूं कि कैसे बढ़ाते हैं। तो महंगाई दर जो भारत में रही वो 2% की महंगाई दर रही। कब रही? 1947 के लेकर के देश के संविधान लागू हुआ 50, उससे लेकर के लगभग 60 के दशक तक सिर्फ 2% महंगाई भारत के अंदर थी। लेकिन आप जानकर बड़े खुश होंगे कि 2% महंगाई है तो इसका मतलब ये अच्छा है, लेकिन नहीं, महंगाई का 2% होना भी किसी भी देश के लिए उतना ही अभिशाप है जितना महंगाई का ज़्यादा बढ़ना, यानी 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट में जाना। ये एक बड़ा संकट का विषय होता है। तो महंगाई दर जो होती है उसको महंगाई दर तय कौन करता है, या भी आपके मन में एक प्रश्न होगा। तो महंगाई दर तय करने का काम इस देश का सांख्यिकीय विभाग करता है, जिसको NSSO बोलते हैं। वो मार्केट में जाते हैं, सर्वे करते हैं और सारी चीज़ें तय करते हैं। फिर हम ये बात करते हैं कि ये NSSO कैसे तय कर लेता है कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है, क्या हुआ। एक रैंडम आइडिया लिया जाता है। मान लीजिए आपकी 1000 रुपये खर्च करने की क्षमता है और आप महीने में 1000 रुपये का कोई सामान लेकर के आते हैं, 10, 5, 15 जो भी सामान लेके आते हैं। जब वो 1000 रुपये का सामान लेने आप जाते हैं और अगले महीने जब आप लेने जाते हैं तो या तो किसी वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं और या फिर आपको 2 ही रास्ते आपके पास होते हैं कि या तो वो मात्रा कम कर ली जाए या तो उस वस्तु का पैसा ज़्यादा दिया, यानी 1000 रुपये की बजाय 1100। तो वो महंगाई के जो डिफरेंसेस आते हैं उनको सर्वेयर जो होते हैं NSO के वो तय करते हैं और फिर वो मानते हैं कि किस पदार्थ पे कितनी महंगाई हुई, कितना ग्रोथ हुआ, कितना डिग्रोथ हुआ, और उसके आधार पर महंगाई की दर तय की जाती है, जिसको हम मुद्रास्फीति दर भी कहते हैं और इन्फ्लेशन रेट अंग्रेजी में भी बोलते हैं। तो ये महंगाई की दर जब बढ़ती है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, पूरी स्थिति डामाडोल हो जाती है। अब बात यह आती है कि महंगाई दर बढ़ती क्यों है और कैसे बढ़ जाती है। तो महंगाई दर बढ़ने का पीछे सबसे बड़ा कारण यह होता है कि महंगाई दर बढ़ने के पीछे जिन्सों का महंगा होना, जिन्स मतलब जैसे खाने पीने की चीज़ें हुई, दाल चावल हुई, और दूसरा कच्चा तेल होता है। और महंगाई बढ़ने के कई कारण भी होते हैं। अस्थिरता, यानी राजनीतिक अस्थिरता हो, सरकारें बदल रही हो, गठबंधन की सरकारें आ रही हो, जा रही हो, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कोई पॉलिसीज नहीं बना पा रहे हैं और विधायिकी काम समाप्त हो रहे हैं। तीसरी चीज़ होती है कि महंगाई बढ़ने के पीछे कारण कभी कभी युद्ध जैसी परिस्थितियां भी जब आती हैं या युद्ध होता है तो उससे भी देश की GDP भी प्रभावित होती है और महंगाई दर भी प्रभावित होती है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो 1962 के बाद से महंगाई कभी भी भारत की 2% पर नहीं आई। उसका कारण क्या था? उसके कई कारण थे। आप अगर 62 और 64 की बात करेंगे, 62 हमने 61 में युद्ध हमारा चाइना से 1962 में हुआ, उसके बाद 65 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और इस युद्ध के बाद भारत की जो विकास दर थी वो बढ़ती चली गई। किसकी? महंगाई दर बढ़ गई। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये महंगाई दर लगातार
बढ़ती चली गई और ये कभी बीच में कभी 6 या 7%, 5% पर आती थी। लेकिन अधिकांशतः अगर हम एक गौर करते हैं तो गौर करने पे हमें देखने में आता है कि 1974-67 में 13% महंगाई दर थी। इसके बाद अगर हम बात करें 73 में 16.94% थी। और सबसे ज्यादा अगर महंगाई दर कभी रही भारत के अंदर तो वह दर 1974 में रही 28.60%, यानी बहुत ज्यादा। आज तक कभी भारत में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई कर रही तो 74 में रही। इसके बाद अगर हम बात करें तो 81 में 13.11% थी, 91 में 13.87% थी, 92 में बात करें तो 11.79% थी, 94 में बात करें 10.25% थी, 95 में बात करें तो 10.22% थी, 98 में बात करें 13.23% थी। 2010 9 से लेकर के 10 की अगर हम बात करते हैं तो 9-10 में भी 11-12 ऐसे ही चलता रहा। यानी मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, 92-90 में चंद्रशेखर जी की सरकार रही हो, 92 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, 95 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, 98 में एसडी देवगौड़ा की जब सरकार गठबंधन की सरकार थी उस समय भी इन्फ्लेमेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ा था और बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग कांग्रेस की सरकारों में और गठबंधन सरकारों में इन्फ्लेमेशन रेट बढ़े। लेकिन इसका भी एक अपवाद आपको बताना चाहेंगे कि गठबंधन सरकारों के रिजीम में भी एक वो रिजीम आया कि जो आप दंग रह जाएंगे। 2099 से लेकर के 2004 तक का समय, ये एक ऐसा समय था जिसमें महंगाई दर कभी भी 6%, 6.67% से ऊपर नहीं गई, 8% को भी नहीं छू पाई। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जो थी उसने क्या प्रबंधन किए थे, कैसे किए थे, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। पहले हम ये कहेंगे कि गठबंधन सरकार में भी एक अनूठा प्रयोग था। अब तक कि हमने गठबंधन सरकार की बात करी, चाहे वो 80 में जनता पार्टी की सरकार की बात हो, चाहे वो कांग्रेस 81 की बात हो, और सबसे अधिक कांग्रेस के रिजीम में महंगाई सबसे अधिक रही, इन्फ्लेमेशन रेट सबसे अधिक रहा और जीडीपी का ग्रोथ जो था वह कम रहा, यानी सकल घरेलू उत्पादन क्षमता कम रही और महंगाई ज्यादा रही। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि महंगाई ज्यादा होना अच्छी बात है। उस समय लोग तर्क ये दिया करते हैं कुछ अर्थशास्त्री कि जब महंगाई ज्यादा होती है तो परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ जाती है, ऐसा कहना है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि 2% महंगाई होना भारत के लिए अच्छा नहीं है, मगर महंगाई इतनी कम होगी तो इसका मतलब है कि भारत के लोगों के पास कोई उद्यम नहीं है, भारत के लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो महंगाई बढ़ेगी कैसे। तो ये भी माना जाता है कि महंगाई बढ़नी चाहिए। इसलिए दोनों ही शर्तों पे महंगाई बढ़ना और महंगाई बहुत बढ़ना और महंगाई घट जाना, ये दोनों ही भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो महंगाई का दर था वो 5-6, 5-6, 4-7, 3-2 ऐसे चलता रहा। और मज़े की बात यह है कि उनके जाने के बाद लगभग 2 साल तक 2006 तक मनमोहन सिंह सरकार में भी बैलेंस बना रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन 2008-9 में अचानक महंगाई बढ़ना चालू हुई, क्योंकि उसके पीछे कारण था। कारण ये था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिस समय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री इस देश के हुआ करते थे तो उस समय 2008 में वैश्विक मंदी आई थी, यहां तक कि शेयर मार्केट भारत का गिर चुका था और दुनिया के बड़े बड़ी मार्केट ध्वस्त हो रही थी। और ऐसी मंदी के समय में जब पूरा विश्व उस चपेट में आया था, तब से जब हमारा महंगाई दर बढ़ना चालू हुआ, ग्रोथ डीजीपी गिरना चालू हुआ, ग्रोथ रेट कम होना चालू हुआ, तो वो कम ही रहा। और हम ये 11 और 12 को अगर छोड़ दे तो लगभग महंगाई दर 12 के आसपास घूमती रही और 2013 में 13% महंगाई थी। ये आंकड़ों के खेल में महंगाई यहां तक चलती गई। 13 के बाद 2014 में महंगाई दर घटना चालू हुई, 6.67 आई। फिर एक समय यह भी आया कि 3.25% तक महंगाई भारत में रही। और आज भी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है 2014 से लेकर के 2024 तक की, अगर हम 23 तक की अगर हम बात करें और जून लेटेस्ट की बात करें, तो आज की डेट में भारत की महंगाई दर 4.1% है। आरबीआई का कहना है कि अगर महंगाई दर 6% से नीचे रहती है तो भारत में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आना है, आर्थिक स्थिति उसकी नहीं बिगड़नी है और अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन नहीं आएंगे। खासतौर पर आर्थिक संकट भारत को नहीं झेलना पड़ेगा। अब बात आती है कि आखिर अर्थव्यवस्था को ठीक कैसे किया जाए और इस महंगाई पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो मैं बाकी ये दर्शकों पे छोड़ता हूं कि आपको ये तय करना है कि आखिर कांग्रेस के जितनी भी सरकारें रहीं या संवित सरकारें रहीं उनमें महंगाई की दर सबसे अधिक रही। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने 4.1% बोला तो गैस के दाम बढ़े,
पेट्रोल के दाम बढ़े और सारी चीज़ें बढ़ी, तो फिर इन स्थितियों में आप महंगाई दर कम कैसे कह रहे हैं? उसके कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। आज अगर आप देखिए कि जो जीन्स की चीज़ें हैं वो लगभग उनको बढ़ जिस रेशियो से 10.5% के रेशियो से बढ़ना चाहिए था, उनके रेट बहुत होने चाहिए थे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो सरकार को नियंत्रण के लिए कुछ चीज़ें तय करनी होती है। अभी मैंने पहले ही आपसे चर्चा करी कि कच्चा तेल और जो आयात शुल्क है वो महंगाई को बढ़ा देता है। हमारे पास अगर उत्पादन नहीं है, हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ हम बाहर से लाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे अभी आपको बताऊं कि 2014 से पहले चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो तेल आयात करना हो, अधिकांश चीज़ें हम बाहर से आयात कर रहे थे। उस समय मेक इन इंडिया नहीं था हमारे पास, उस समय आत्मनिर्भर भारत जैसे ये स्लोगन प्रधानमंत्री ने नहीं दिए थे। आज उसका रिजल्ट है 46% हम निर्यात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी हम भेज रहे हैं बाहर देशों को। और आयात शुल्क भी हमने घटाया, तेलों का घटाया, बहुत सी चीज़ों का घटाया और अपने यहाँ भी उस जीन्स को पैदा करने की बात करी। जैसे अगर बात करें मिलेट्स की, तो मिलेट्स की खेती, जीन्सों में मिलेट्स आता है, बाजरा आता है, रागी आता है और मक्के आते हैं। इनकी खेती को सरकार प्रोत्साहन दे रही है और यूएनओ ने भी उनकी बात मानी, प्रधानमंत्री की, हमारे देश के प्रधानमंत्री की, और उन्होंने मिलेट्स ईयर घोषित किया 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और उसका नतीजा ये आया कि भारत में आज जीन्स दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो बात क्या आती है कि पहले तो तेल पर नियंत्रण होना चाहिए, तेल के दाम कम होने चाहिए। वो नियंत्रण क्या हमारे पास था? ऐसा नहीं था। इसीलिए कई सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी की भी सरकार, वो डामाडोल स्थिति में आती गई। आज भी तेल को लेकर के इस सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई योजना बनाई और उन्होंने कहा कि हम रिसोर्सेज यानी ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर काम करेंगे। वो अन्य स्रोत क्या होंगे? वो रिन्यूएबल एनर्जीज होगा, वो क्या नाम है आपका हाइड्रोजन होगा, आपका एथनॉल होगा, आपके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक चार्जर होंगे। यानी आज की डेट में भी आपने सुना होगा टाटा ने अपनी अभी गाड़ी उतारी है, ईवी गाड़ियां उतारी हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बोल रहे हैं। उसका परिणाम ये आया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने, इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है, वो ये कहती है कि 2029 तक हम 25% गाड़ियां जो पेट्रोल और डीजल पर आधारित हैं उनको हम कन्वर्ट कराना चाहते हैं ईवी में। जैसे ईवी में आएंगी तो एक भारी मात्रा, जिसको आयात बिल हम बोलते हैं, उसके दाम कम हो जाएंगे। यानी हमारा जो बहुत अधिक पैसा जो फॉरेन रिजर्व होता है वो चला जाता है तेल को परचेज करने में। तो अगर हम ईवी पे काम करेंगे तो तेल का परचेज कम हो जाएगा, यानी महंगाई कम होगी। जब इसकी खपत कम होगी तो हम कम मंगाएंगे और ईवी पे तय हो जाएंगे। यानी आज अगर आप देखिए तो ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा भारत में आ गए हैं। सरकारों को जीन्सों पे भी समझौता करना पड़ता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज की डेट में ये मानना पड़ेगा कि सरकार ने ऐसे बहुत से निर्णय लिए जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में चली गई। अब पूछना है कि क्या दुनिया में भी इस तरह की महंगाई है? क्या दुनिया के अन्य देश भारत से अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है? यह भी जानकारी रखना आप लोगों को आवश्यक है। अधिकांश मैं बताना चाहूँगा कि भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी मंदी और महंगाई बहुत तेजी से है। आपने बहुत सी संस्थाएं हैं, गोल्डमैन सैक्स है, क्रिसिल है, इसके अलावा IMF है, यूएनओ की एक आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो मुद्रास्फीति दर है, यानी महंगाई की दर है, जो सबसे अधिक महंगाई की दर है, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ बताने वाली बात है कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अगर आप बात करेंगे तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। वेनेजुला में 1.67% वहाँ की महंगाई है। 1.67, समझिए आप, 167% ग्रोथ है वहाँ महंगाई में। इसी की तरह आप बात करेंगे तुर्की में तो 78.6% है। अगर आप बात करेंगे अर्जेंटीना की तो 64% है। अगर आप रूस की बात करेंगे तो 15.9% है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे अमेरिका की तो वहाँ पर 9% है, जो कि अब तक की 40 वर्षों में सबसे अधिक वहाँ की महंगाई है। रिकॉर्ड तोड़ा है अमेरिका में महंगाई ने, और वहाँ के जो बड़े बैंक हैं वो भी डगमगा गए हैं इस महंगाई की वजह से। तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब बात आती है कि ये महंगाई तय कैसे करते हैं। तो महंगाई तय करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है WPI। इन दोनों के माध्यम से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में लगभग 260 वस्तुएं होती हैं। जब हम उसको परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो NSSO उस पर बारीकी से नजर रखता है और वो तय करता है कि महंगाई बढ़ी कि घटी। इस आदमी ने पिछले महीने 1100 रुपए में इतने सामान 1000 रुपए में लिए थे, इस बार या तो इसने कम किया या तो ज्यादा दिया, इसका मतलब महंगाई बढ़ रही है। और WPI जो होता है, यानी कि
होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है उसमें लगभग 690 प्रोडक्ट होते हैं जिनका एनएसओ मार्किंग करता है और इन दोनों के आधार पर यह महंगाई दर तय होती है। यह बात तो आंकड़ों की रही, लेकिन सच्चाई यह है कि देश की आम जनता गैस सिलेंडर के दामों से पीड़ित है, उनके बढ़ते हुए दामों से वो त्राई त्राई कर रही है। वहीं पर बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं जिसको लेकर के आए दिन खबरें आती हैं कि महंगाई बढ़ रही है। सब्जियों के दाम भी बहुत तेजी से बढ़े हैं और उसमें टमाटर का हम देख ही रहे हैं क्या हाल है। ऐसे ही सब्जियां और भी सब्जियां बढ़ने की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन ये जो प्राइस होते हैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे दो कारण होता है। एक तो बिन मौसम की सब्जियां। आज की डेट में आप देखते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में आप देख रहे होंगे कि सब्जी की दुकान पे कोई ऐसी सब्जी नहीं होती जो आपको ना मिले। हम लोगों को पता है कि बहुत पहले एक समय ऐसा था कि सीजन में ही सब्जियां मिला करती थी। गोभी आपको एक समय मिलेगी, बैगन के समय मिलेगा, मटर आपको जाड़ों में ही मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें हर समय पे मिलती हैं और जब बिन मौसम की सब्जियां आती हैं तो मानी बात है उसके रेट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसके ज़्यादा लगेंगे ही लगेंगे पैसे आपके। लेकिन अभी तक सरकार का जो एक और मैं विषय रखना चाहूँगा आपके सब दर्शकों के सामने, वो विषय ये है कि जहाँ तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में तो 4.1% है महंगाई दर है भारत सरकार की, लेकिन वहीं पर अगर आप जाएंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स में तो 5.41% है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। होलसेल के रेट बढ़ेंगे तो रिटेल के अपने आप बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो आज की स्थिति में भारत में महंगाई दर को लेकर जो चिंता है वह वाजिब है, क्योंकि एक आम आदमी को महंगाई के बहुत सताती है। उसको कैसे वो अपना घर चलाता है वही जानता है। यह परिस्थिति बड़ी विचित्र होती है। आंकड़े कुछ भी कहते हों, लेकिन आम लोगों को महंगाई का दंश दिखाई पड़ रहा है और हर तरफ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस महंगाई के दंश में एक सबसे बड़ी चीज यह है कि सबसे अधिक महंगाई जो है वो यातायात पे बढ़ी है और यातायात में महंगाई जो बढ़ी है वो 95.23% की ग्रोथ हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ग्रोसरी की बात करें तो 74.4% बढ़ा है। इसके अलावा अगर लोकल परचेजिंग जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आप किसी दही की दुकान पे गए या कुछ और खरीदने गए तो वहां पर अगर आप गए तो 74.9% महंगाई बढ़ी है। तो अगर आंकड़ों के हम देखते हैं, ओवरऑल आंकड़े ये बताते हैं कि महंगाई उस स्तर पे नहीं है, लेकिन है। अब बात आती है कि महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की स्थिति क्या है। तो बेरोजगारी पे सीधी बात यह है कि आज बेरोजगारी की स्थिति जो है वह बिल्कुल भयावह स्थिति में बेरोजगारी पहुंच गई है और भारत सरकार के सामने एक बड़ा संकट बेरोजगारी का खड़ा हुआ है। और अभी एनएसएसओ ने एक डाटा जारी किया, जो श्रम विभाग डाटा जारी करता है, उसमें जो भारत की बेसिक बेरोजगारी थी वो 25.27% थी 2020 में कोरोना काल में, जिसको चरम पे बेरोजगारी बताई गई। इससे अधिक बेरोजगारी नहीं बताई गई अभी तक, और वो सबसे अधिक बेरोजगारी थी। और यहाँ तक कि सारे जो राजनीतिक दल थे, विपक्ष के राजनीतिक दल, वह एक काउंटर भी करते थे कि इतनी बेरोजगारी आज तक कभी नहीं इस देश के अंदर दिखाई पड़ी। लेकिन अभी जो डाटा 2023 में आए हैं वो ये बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर लगभग, जो शहरी बेरोजगारी है और देहात की बेरोजगारी है, दोनों को उन्होंने मिक्स किया है। और पुरुषों की बेरोजगारी जो भी 8.1% चल रही थी 2022 में, वो अब आकर के आ गई है 6.1% पे आ गई, यानी कि 2% घट करके 6% पे आ गई है। लेकिन महिलाओं की बेरोजगारी 9.3% है और यह बताती है कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति भी बड़ी भयावह है। अब बात आती है क्या बेरोजगारी का जो ये आंकड़ा है इसके माध्यम से क्या इतने ही बेरोजगार हैं? नहीं, ये आंकड़े हैं सिर्फ, इससे ज़्यादा बेरोजगार हो सकते हैं। हमें प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जब हम देखते हैं तो हमें बेरोजगार ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। उसके पीछे भी 2-3 कारण हैं और बेरोजगारी भी महंगाई की तरह 52 से ही सतत उपस्थित है इस देश के अंदर और इस देश की राजनीति के अंदर। चाहे वो आप 52 का चुनाव ले लीजिए, चाहे वो 67 का चुनाव ले लीजिए, चाहे 84 का चुनाव। मुझे नहीं याद आता है, या मेरे जो पूर्वज थे जब मैंने उनसे बातचीत किया, मुझे नहीं लगा कि कोई भी ऐसा चुनाव रहा हो जो मैंने अभी तक देखा कि जिसमें बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा न रहता हो। ये कभी भी समाप्त नहीं हुआ और हमेशा बना रहा। आखिर बेरोजगारी को दूर किया कैसे जाए? जब हम बात करते हैं कि बेरोजगारी को दूर किया जाए तो उसमें एक बड़ा विषय आता है कि बेरोजगारी जो होती है वह 3 तरह की होती है। एक मिश्रित बेरोजगारी होती है, एक संयुक्त बेरोजगारी होती है मिश्रित बेरोजगारी में, और एक होती है अर्ध बेरोजगारी, और एक टोटल बेरोजगारी होती है। तो जब पूर्णतः बेरोजगारी की हम बात करते हैं तो व्यक्ति कुछ नहीं करता है। मिश्रित बेरोजगारी में मतलब थोड़ा बहुत करता रहता है। एक और सामूहिक बेरोजगारी में क्या होता है कि जैसे एक पिता ने एक दुकान खोली, उसमें चारों भाई काम कर रहे हैं, तो उसमें उनका कंट्रीब्यूशन सभी का हुआ लेकिन आमदनी उनकी थोड़ी थोड़ी हुई। अब भारत के अंदर अगर रोजगार की बात करते हैं तो बेरोजगार 2 तरह के होते हैं। अभी इस विषय पर
रोजगार दो तरह के कौन से होते हैं, एक संगठित क्षेत्र का रोजगार होता है और एक सार्वजनिक या असंगठित क्षेत्र का। संगठित क्षेत्र का रोजगार का मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करते हैं, जहां पर यह तय है कि आपका पीएफ कटेगा, जीपीएफ कटेगा और आपकी सैलरी तय है, गवर्नमेंट उसकी पूरी लायबिलिटी लेती है आप पर, और आपको सरकारी नौकरी मिल गई, उसको ये लोग संगठित क्षेत्र का रोजगार बोलते हैं। कभी कभी जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की, वह भी संगठित क्षेत्र के रोजगार में आते हैं। उनके ऐसा नहीं होता कि दिहाड़ी मजदूर की तरह आज आपको 500 रुपए दिए गए, कल आपको हटा दिया गया, परसों फिर आप आइएगा, इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। अब बात आती है कि भारत में जो संगठित क्षेत्र का रोजगार है वो कितना है और असंगठित क्षेत्र का रोजगार जो है उसका आकार कितना है। तो जब इस आकार की बात करेंगे तो संगठित क्षेत्र में आज भी भारत सरकार के पास 9 करोड़ 7 लाख से ऊपर नौकरियां सरकारी क्षेत्र में नहीं है, जिसमें उनकी 2 करोड़ के लगभग नौकरियां जो स्थान है, जो जगह है, नौकरियों हैं, वो सब फुलफिल नहीं है, वो खाली है। तो हम मान सकते हैं कि 7 करोड़ समथिंग कुछ लाख लोग आज भारत की जो सरकारी तंत्र की व्यवस्था है उसमें एज अ सर्वेंट वर्कर करते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों, और उनमें जो भी ज्वाइन करेगा वो लगभग 32 साल की सर्विस तो करेगा ही करेगा, यानी अपने उम्र के 60 साल पर रिटायर्ड होगा। तो अगर वो 2 करोड़ भी हम भर लें तो क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर जो बेरोजगारी है और जो एक बड़ी पॉपुलेशन 7 से 8 करोड़ लोग युवा बैठे हुए हैं कि हमें रोजगार चाहिए, क्या वो मिल सकता है? मुझे ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरी अपनी जानकारी है कि यह सरकार देने में अक्षम है, इसलिए सरकारी नौकरी ही मिलेगी, यह सरकारी नौकरी ही संगठित क्षेत्र के रोजगार की जो चर्चा है वह ही होगा, ऐसा संभव नहीं है। यानी सरकार के बहुत चाहने पर भी वह सभी को सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं करा सकती है। तो सरकार ने इसका माध्यम क्या तय किया? विभिन्न सरकारों ने अच्छे अच्छे प्रयास किए हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो। कांग्रेस सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र खोलने प्रारंभ किए, उस आंगनवाड़ी के माध्यम से धीरे धीरे महिलाओं को रोजगार देने का काम किया। मनमोहन सिंह के समय में वुमेन बैंक खोलने का काम किया गया। ऐसे उन्होंने गैर सरकारी और सरकारी मिक्सअप कुछ संस्थान बनाए, उनके माध्यम से दिए। लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, 95% जो रोजगार है वह भारत के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। वो चाहे किसी बनिया की दुकान पे काम करते हो, रेस्टोरेंट में काम करते हो, होटल में काम करते हो, इसके अलावा वो किसी सड़क बन रही है तो सड़क में कोई रोलर चला रहा है, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई सामान का आदान प्रदान कर रहा है। इस प्रकार लगभग 95% जो रोजगार है वह असंगठित क्षेत्र में है। अब ये रोजगार का सृजन होना कैसे चाहिए, इसको लेकर के कई सरकारों ने अपने अपने तरह से प्रयास किया, लेकिन वर्तमान सरकार जो है उसने भी और उससे पहले की सरकारों ने भी ये तय किया कि सरकार रोजगार देने में अक्षम है। तो अब क्या किया जाए? तो रोजगार की स्थितियां बनाई जाए। वह कैसे बनेंगी? उसके लिए लोगों को स्वतंत्र किया जाए। सारे सरकारी कर्मचारी ही बहुत बुद्धिमान नहीं होते, समाज में बहुत अच्छे और होनहार युवा हैं जो बहुत कुछ देश को दे सकते हैं और उनको हम बहुत कुछ दे सकते हैं। इसी को लेकर के सरकार ने स्टार्टअप योजना चलाई और स्टार्टअप योजना का फर्क ये पड़ा कि 2017 तक में 594 स्टार्टअप भारत के अंदर था। आज की डेट में यह स्टार्टअप 93,780 स्टार्टअप भारत में है। दुनिया में स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पे है, इनोवेशन के क्षेत्र में 40वें स्थान पर है। ये वो भारत के होनहार युवा हैं जिन्होंने, आप जब अपना फोन उठाते हैं ना, ये स्मार्टफोन, तो उसमें आपको स्विगी दिखाई पड़ता है, फ्लिपकार्ट दिखाई पड़ता है, पेटीएम दिखाई पड़ता है। ये स्टार्टअप हैं और इन स्टार्टअप के बदौलत आज भारत के युवा घर बैठकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अपने जैसे हजारों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। और अब रोजगार ऐसे ही मिलेंगे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई, यानी बड़े बड़े स्मार्ट सिटी बनाना, शॉपिंग मॉल बनाना, रोडें बनाना, बंदरगाह बनाना, एयरपोर्ट बनाना, जब ये सब शुरू करेंगे, मंडियों को बनाना, तो यहाँ भी रोजगार आते हैं। ये रोजगार कैसे आते हैं कि जब कोई भी रोड बनती है तो उसमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तारकोल की ज़रूरत पड़ेगी, गिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, लाने ले जाने वालों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें छोटे छोटे मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ टेक्निकल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्निकल गाड़ी चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जब एक रोड बनती है तो समझिए कम से कम उस पूरी लागत का 10% पैसा वहाँ के लोगों को मिलता है। यानी अब बात आती है बेरोजगार है कौन? जिनमें भी स्किल है वह बेरोजगार की स्थिति में नहीं है। मान लीजिए अगर उसको क्या नाम है, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है तो अपना काम करके अपनी रोजी रोटी चला ले रहा है, जिसको ड्राइवरी आती है वो चला ले रहा है। बात यह है कि अब बात यहाँ आती है कि स्किल, बात उठ घूम करके आ गई कि स्किल होना चाहिए। तो आज बेरोजगारी का जो आंकड़ा NSSO दे रहा है वह
आंकड़ा जो है वह इन आंकड़ों से मैच नहीं खाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बन रहे हैं। अब ये घर बनने में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि ऐसे आप घुमाएंगे घर बन जाएगा। इसका मतलब है कि उस घर को बनाने में सीमेंट लगा, गारा ईटा लगा, उसमें क्या नाम है, जब वो घर बना रहा है अपना तो मानी बात है कि उसमें वो वायरिंग भी कराएगा। तो इलेक्ट्रिक की वायरिंग कराता है तो उसमें एक वायर करने वाला आता है, फिर इलेक्ट्रीशियन उसका आता है, फिर उसके जो जहाँ से उपकरण लेके आता है उस भी पैसा कमाता है। यानी ये रोजगार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक बड़ा रोजगार की मार्केट क्रिएट हो रही है। तो विषय ये आता है कि सरकार को ये कैसे पता कि बेरोजगारी इतनी ही है। यह भी एक बात है ना कि भाई आपको कैसे पता लग गया सरकार को कि नहीं बेरोजगारी 6.2% ही है, शहरी इतनी है। हो क्या रहा है कि सरकार ने बड़े कड़े कानून श्रम को लेकर के बनाए। श्रम मंत्रालय ने यह कहा कि जो भी लोग अपने यहाँ, फिर भी अभी ये अथेंटिक आंकड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि उतनी पारदर्शिता से लोग काम नहीं करते हैं। लेबर लॉ इज ऑलरेडी 1964 से चल रहा है और 58 से बल्कि चल रहा है। तो लेबर लॉ में तो बहुत से नियम है जिसको लोग टोटली फॉलो नहीं करते हैं, पूर्णतः उसका जो अनुपालन है वह नहीं करते हैं। लेकिन अब बहुत से ऐसी छोटी इकाइयाँ, MSME इकाइयाँ होती हैं, जो छोटी इकाइयाँ हैं, उनको ये कह दिया गया है कि अगर आपके यहाँ 50 लोग हैं, 10 से 50 लोग अगर आपके यहाँ काम करते हैं तो सभी का खाता होना चाहिए, सभी का EPF का खाता होना चाहिए, सभी का ESI का होना चाहिए। तो उसमें बड़ी कंपनियां हैं, मारुति है, हुंडई है, बहुत से लोग हैं जो 50 से ऊपर लोग अपने यहाँ रखते हैं, काम कराते हैं। और बहुत से ऐसे छोटे उद्योग भी हैं MSME सेक्टर में आते हैं जहाँ पर 50 से लेकर के 100 और 200 लोग काम करते हैं। वो जब कंपनी में जाते हैं तो उनका EPF अकाउंट खुलता है, GPF अकाउंट खुलता है। इससे सरकार ये जानती है कि हमारे यहाँ इतने लोग आए हैं और सरकार शैक्षिक आंकड़ों से यह भी जानती है कि कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने लोग नौकरी बाहर कर रहे हैं। इसके पूरे आंकड़े आज पोर्टल पे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इतने आंकड़ों के बाद भी मन नहीं कहता है कि अभी भी सबको रोजगार मिला है। और क्या एक बड़ा प्रश्न है कि क्या लोगों को रोजगार, सभी को रोजगार मिल सकता है। मैंने पहले भी बताया कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और यह मुद्दा इतना बड़ा है कि 1958 से लेकर के आज तक बेरोजगारी और महंगाई चलती रही है। मेरा यह मानना है कि वर्तमान सरकार महंगाई को रोकने के लिए उसने दाल की खेती दक्षिण अफ्रीका में कराना शुरू किया, साथ में बफर स्टॉक बनाना शुरू किया। और ऐसे बहुत से ऐसे जीन्स हैं जिनकी अचानक कमी होती है और सरकार अस्थिर होने की स्थिति आती है। इन जीन्सों को बचाने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक बना रखा है, नाबार्ड है, NFD है, ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं जिस पर काम हो रहा है। अभी आपने सुना होगा कि टमाटर को भी सरकार ने ओपन मार्केट में ला करके महंगे दाम पे खरीद के छोटे दामों पे बेचा है। तो मेरा यह मानना है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। सरकार को महंगाई को सदैव नियंत्रित करने के लिए काम करना होगा और अभी टमाटर कहीं सरकार के गले की हड्डी ना बन जाए, इसके लिए भी सरकार को प्रयास करने होंगे। और महंगाई जो है, फिलहाल हम इस बात पर थोड़ा सा राहत की सांस ले सकते हैं कि भारत में महंगाई 4.1% ही है और भारत में मंदी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। दुनिया के जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं आज भारत में आ चुके हैं और यही कारण है कि भारत में आयात शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। जो चीज़ें, चाहे वो एप्पल का मोबाइल हो, उसकी 3 कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, फॉक्सकॉन काम कर रही है, विस्ट्रॉगॉन काम कर रही है, पेंटागॉन काम कर रही है। इसके अलावा अभी और भी कंपनियां भारत के अंदर आई हैं जो बहुत तेजी से काम कर रही हैं। तो जो चीजें हम बाहर से मंगा के यहाँ असेंबल करते थे, और एक सबसे बड़ी चीज आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के प्रयासों से 2020 में भारत सरकार ने प्रयास किया और यहां पर PLI स्कीम चालू किया। ये जितने परिवर्तन आप देख रहे हैं PLI स्कीम के ही हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो अभी टेस्ला आने वाली है, चाहे वो माइक्रोन हो। जितनी भी कंपनियां विदेशी भारत के अंदर आकर के अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती हैं और दुनिया में बेचना चाहती हैं, उसके पीछे PLI स्कीम हमारी काम कर रही है। अभी आपको बताना चाहूंगा कि कल की जो खबर है कि मनसुख मांडविया साहब, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा API यानी कुल मिला के 58 API हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। जो आप पैरासीटामॉल खाते हैं, सेफेक्सिमोफ्लॉक्सासिन खाते हैं, तो ये पैरासीटामॉल का जो इंग्रेडिएंट होता है, जो पैरासीटामॉल का रॉ मटेरियल होता है या सेफेक्सिमोफ्लॉक्सासिन का रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, इनको एक्टिव पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट बोलते हैं हम, इसको API कहा जाता है। ऐसी 58 API जिनसे सारी दवाइयां बनती हैं, भारत में मैन्युफैक्चरिंग भले होती थी लेकिन कच्चा माल हम चाइना से लाते थे। आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा
कि ये कच्चा माल हम नहीं लाएंगे और इसके लिए यहीं पर बनना चाहिए। प्रधानमंत्री के आह्वान पर एपीआई जो है उसको बनाने के लिए यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर थे उनको प्रोत्साहित किया गया फार्मा सेक्टर के। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि 58 में 38 एपीआई भारत में प्रोडक्शन किया जाने लगा है इस वर्ष। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मानी बात है कि जहां एपीआई बन रही है तो रोजगार लोगों को मिला ही मिला होगा। तो कहने का मतलब है कि जब यहां पर हमारा एपीआई हो गया, सब कुछ हो गया, तो महंगाई इसीलिए थोड़ा नियंत्रित में है। वरना दुनिया में महंगाई की स्थिति जो है उससे तो भयावह स्थिति बनी हुई है। बड़े बड़े देश में मंदी आ रही है। चाइना की ग्रोथ रेट रुक गई है, ऐसा नहीं कि मंदी में है, लेकिन चाइना की जो ग्रोथ थी, जो बड़ी तेजी चल रही थी, लोगों को लग रहा था जीडीपी इसका जो ग्रोथ रेट है वो इतना बढ़ेगा कि दुनिया को पीछे छोड़ देगा और विश्व का सबसे धनयुक्त देश बन के खड़ा होगा। वह स्थिति चाइना की भी नहीं पर पाई। एवरग्रैंड करके उसकी एक रियल एस्टेट कंपनी थी, वो अभी धड़ाम से गिर गई। यानी कोरोना के बाद से जो मंदी आई, जो रूस और रशिया का अटैक हुआ, आपस में अभी भी वो युद्ध चल रहा है, उसके भी फर्क पड़े। हम इस बात को लेकर के काफी राहत की सांस ले सकते हैं और इस बात को लेकर के हम ये भी मान सकते हैं कि भारत आज की स्थिति में दुनिया का एक ऐसा देश है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वह ना तो महंगाई का रेशियो, मुद्रास्फीति दर उसकी बड़ी है और आज की वर्तमान परिस्थिति में भारत पर मंदी का कोई प्रभाव नहीं आ रहा। विश्व स्तरीय जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे वो IMF हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे गोल्डमैन सैक्स हो, चाहे क्रिसिल हो, चाहे स्टैंडर्ड मॉर्गन हो, जैसे बड़े बड़े बैंक, वो भी ये कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सुपर अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में यानी 2024 में ये अर्थव्यवस्था और बूम करेगी और महंगाई इनकी वहीं पर रुकी हुई है। ये बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं फिर चाहूँगा कि महंगाई 3.2 या 2 पर आने से भारत को कोई बहुत अधिक फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महंगाई का बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी जहाँ पर है उतना ही रहना चाहिए। और महंगाई लोगों को प्रत्यक्ष रूप में काफ़ी घनघोर पीड़ा दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लबो-लबाब यही है कि भारत में महंगाई का वो खौफ नहीं है जो दुनिया के अन्य देशों में दिखाई पड़ता है। और अगर भारत में भी पूर्व की सरकारों से अगर इसकी तुलना की जाए वर्तमान सरकार की, तो अभी तक ये 6.67% से ऊपर महंगाई नहीं गई है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जबकि इस सरकार के समय भी कई साइक्लोन आए और कई तरह की स्थितियां बनी। कोरोना का सबसे भीभत्स स्वरूप आया जिसमें 6 से 7 महीने 8 महीने तक पूरी गतिविधियां ठप रहीं। उसके बाद अगर भारत की अर्थव्यवस्था इस प्रकार की है तो हमें भारत की अर्थव्यवस्था पर गर्व है और हम ये मानते हैं कि इसमें भारत के एक एक आम नागरिक का पूरा सहयोग है कि ऐसी स्थिति में भारत का वो नागरिक जो दिन रात काम कर रहा है फर्टिलाइजर के सेक्टर में, भारत का वो श्रमिक जो दिन रात भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और फिर जल्द ही हम किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष खड़े होंगे। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज में। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प मुद्दे पर आपके साथ बात करेंगे और यह इतना दिलचस्प मुद्दा है कि आप सभी को पता है कि अभी जल्दी ही 17 जुलाई को एक बहुत बड़ा काम हुआ। देश के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं और 2024 को चुनाव को लेकर के सभी लोग अपने अपने तरकश में तीर डालने का काम कर रहे हैं। हमें यह पता है कि इस समय नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे देश में एक बहुत बड़ा गठबंधन तैयार हुआ है जिसमें लगभग 26 क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियां मिलकर के उन्होंने गठबंधन बनाया है जिसका नाम है INDIA। ये एक इतना जबरदस्त गठबंधन है और क्या ये गठबंधन 2024 में कमाल करेगा? क्या इस गठबंधन नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगा? ऐसे बहुत से बातें हैं और हम अभी जो बात करेंगे उसका पूरा कंसंट्रेशन उत्तर प्रदेश पे है। उत्तर प्रदेश में क्या ये गठबंधन कुछ कर पाएगा, हम ये बताएंगे आपको और इसमें बहुत सी बातें रखेंगे। हम फिलहाल उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहेंगे कि इस गठबंधन का सबसे प्रमुख अगर कोई दल है, घटक दल है, तो वह दल है समाजवादी पार्टी। और ये समाजवादी पार्टी पूरे गठबंधन में अगर देखा जाए जो INDIA बना है, इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश के अंदर 4 प्रमुख प्लेयर हैं। उस 4 प्रमुख प्लेयर में कांग्रेस पार्टी, इसके बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और चौथी पार्टी जो है वो सोनेलाल पटेल की जो दूसरी बेटी हैं पल्लवी पटेल, वह
पार्टी सोनेलाल पटेल जो अपना दल है वह भी एक बहुत बड़ा कारक है उसमें, जहाँ तक कुर्मियों का नेतृत्व कर रही है पल्लवी पटेल जी। अब हम बात करते हैं कि जो INDIA बना है, इस बार बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को पूरा मौका दिया। अगर हम बात करें तो जब पटना की पहली बैठक होती है तो उस बैठक की मेजबानी नीतीश कुमार और JDU के नेता करते हैं और वहीं पर RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव उसकी मेजबानी करते हैं। फिर अगर हम करते हैं दूसरी बैठक जब होती है तो बेंगलुरु में होती है और बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी उसकी मेजबानी करती है और वहां पर सभी दलों के लोग जाते हैं। अब तीसरी बैठक जो होने वाली है वह महाराष्ट्र में होगी जिसको उद्धव ठाकरे मेजबानी करेंगे और उसकी चौथी बैठक जो होगी वो ममता बनर्जी के राज्य वेस्ट बंगाल में होगी। पांचवी बैठक का नेतृत्व करने का काम अखिलेश यादव करेंगे। हमारी ये पूरी चर्चा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है जहां पर 80 सीटें हैं, यानी लोकसभा में कौन प्रधानमंत्री बनेगा या उत्तर प्रदेश तय करेगा और उत्तर प्रदेश की जनता तय करने वाली है। उत्तर प्रदेश में क्या लोकसभा की 80 सीटों पर किस प्रकार के विसाद बिछाने वाले हैं INDA के लोग। अब जब उत्तर प्रदेश में INDA के घटक दलों की चर्चा होती है तो उसमें मानी बात है कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का नाम सबसे नंबर 1 पे होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी से कड़ी टक्कर में अगर कोई सबसे अधिक मजबूती से साथ लड़ेगा तो वह समाजवादी पार्टी होगा। हमने देखा 2022 में लगभग 35% मतों की संख्या के साथ समाजवादी पार्टी दूसरी पार्टी रही, प्रभावी पार्टी रही, 47 से अपने को 122 तक लेकर के आई और इस पार्टी को ये मान के चल रहे हैं लोग कि अगर INDA अगर कोई टक्कर देगा तो उसका सबसे प्रमुख घटक दल है और वह है समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में भूमिका अदा करेगा। मजे की बात तो यह है कि जो कांग्रेस पार्टी 1885 में जिसका गठन हुआ था उसको भी समाजवादी पार्टी के पिछलग्गू की तरह काम करना पड़ेगा। हम ये चर्चा करते हैं कि क्या अखिलेश यादव 2022, 2014, 2017 की गलतियों से उन्होंने कुछ सीखा है, क्या कि वो नया करने जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराने वाले हैं। इस बार 2024 के चुनाव में जो इतना बड़ा आपने INDA का कुनबा देखा है, इसमें हम बहुत से ऐसी चीजें आपको बताएंगे कि आपको अखिलेश यादव की सक्रियता का अंदाजा और पता लगेगा कि अखिलेश यादव कितने गंभीर हैं 2024 के चुनाव को लेकर के। 2024 के चुनाव को लेकर के अभी आपने जो गठबंधन देखा है, इसमें अखिलेश यादव की पार्टी के एक नेता हैं किरणमय नंदा के साथ, जो कि उनके राज्यसभा के मेंबर्स भी हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं, किरणमय नंदा जो उनके राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके साथ मिलकर के उन्होंने ये गठबंधन की कवायद करी। और हम ये बताएंगे कि जो ये गठबंधन है, बताना चाहूंगा कि इस गठबंधन में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, किरणमय नंदा और राहुल गांधी, इन तीनों ने आपस में बड़ा ही अच्छा समन्वय बनाया है और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने की योजना बना रखी है। हम ये फिर कहना चाहेंगे कि 2022 का चुनाव और 2000 अगर हम 19 के चुनाव में जाते हैं तो 19 के चुनाव में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो एक सबसे बड़ी बात हुई थी कि सपा और बसपा के गठबंधन में ऊपर तो तालमेल अच्छा हुआ, बुआ के पैर भी छुए डिंपल जी ने, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने स्वर्गीय दिवंगत आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को उनके मंच तक पहुंचा दिया, जो कि आपस में एक दूसरे के बात तक नहीं करते थे। बहुत कुछ प्रयास किया अखिलेश यादव जी ने, लेकिन 2019 के चुनाव में वो दांव फीके पड़े और भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें जीत करके, और अखिलेश यादव जी सबसे अधिक नुकसान में रहे और 5 ही सीटों पर जीत पाए। वहीं पर 10 सीटों के साथ बहुजन समाज पार्टी दूसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। वो गलती इस बार अखिलेश यादव नहीं दोहराने वाले हैं, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव ने अपने बूथ मैनेजमेंट पर सबसे तगड़ा काम करना शुरू कर दिया है। और आपसे बताना चाहेंगे कि अखिलेश यादव जी अपने बूथ मैनेजमेंट पे लगभग 6 महीने से काम कर रहे हैं। उनका एक एक कार्यकर्ता बूथ पर जा रहा है और वहां अगर सामाजिक समीकरण ठीक नहीं है तो उसको वो ठीक कर रहा है। अखिलेश यादव जी का जो सामाजिक समीकरण का नारा है, PDA की बात वो कर रहे हैं, उसके अंतर्गत वो बूथों पर जाकर के एक नए तरह की संरचना का काम कर रहे हैं। काफी कुछ भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता है। वहां पर जाने के बाद वो यह देख रहे हैं कि उनकी जो बूथ की टीम है उसमें जो बूथ अध्यक्ष बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको लोग पसंद ना करते हों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बूथ अध्यक्ष जिस जाति का है तो दूसरी जाति उससे नाराज हो जाए। वो उस जातीय समीकरण पूरा समन्वय बना रहे हैं। इसके साथ
साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव जी ने अपने लोकसभा के प्रभारी और सह प्रभारी घोषित कर दिए हैं। अखिलेश यादव जी ने यह भी तय किया है कि वो एक एक जिलों में या एक एक लोकसभा की सीट पर वो खुद जाएंगे और खुद प्रवास करेंगे, जिसमें अब तक की वो 10 से अधिक लोकसभा सीटों का दौरा कर चुके हैं। अखिलेश यादव जी ने जातीय समीकरण को बांधने के लिए, इसके साथ ही छोटे दलों को पास लाने के लिए पल्लवी पटेल को लगा दिया है। वहीं पर उनके पास राम मूर्ति वर्मा जैसे अंबेडकर नगर के टांडा के जो हैं वो उनके जैसे विधायक उनके पास हैं, उनके नेता हैं, जिनके साथ वो मिल करके एक बड़ा पिछड़ों में और कुर्मियों में एक बड़ा संदेश देने के लिए उनको आगे किए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कि क्षत्रिय में किसको ले जाएंगे, तो क्षत्रियों में उनके पास अरविंद सिंह गोप जैसे बड़े नेता हैं। इसके अलावा बहुत से क्षत्रिय नेताओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं। जातीय समीकरण के आधार पर ब्राह्मण एक बहुत बड़ा कॉज था 2022 के चुनाव में। विकास दुबे की हत्याकांड के बाद ब्राह्मण हो रहा था। फिलहाल ब्राह्मण नेताओं की भी कमी समाजवादी पार्टी में अभी नहीं है। उसका कारण है कि मनोज पांडे, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा और इसके अलावा पवन पांडे, माता प्रसाद पांडे जैसे दिग्गज अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उनकी अपने समाज में जमीनी पकड़ है और वो जिन जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहां उनका डंका बजता है। इस पर इतना कहना चाहूंगा कि माता प्रसाद पांडे पिछले बार जब लहर थी तो जरूर हार गए। इस बार माता प्रसाद पांडे लोगों को लग रहा था कि योगी की लहर है और वो फिर से नहीं जीतेंगे, लेकिन उन्होंने ये बदल दिया। और अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक जीत करके आए हैं उसमें अधिकांश पुराने समाजवादी ही जीत करके इस चुनाव में आए हैं। समाजवादी पार्टी बड़ी ही बोल्ड स्टेप ले रही है हर मामलों पे। मैंने जो सूत्रों से पता लगा है कि समाजवादी पार्टी के लोग इस बार एक अनूठा प्रयोग करने जा रहे हैं। वह अनूठा प्रयोग है क्या, ये बताना चाहूंगा। अनूठे प्रयोग में यह है, मैंने अभी कहा था कि बसपा और सपा के गठबंधन 2019 में जो इनको नुकसान हुआ था, जो निचले लेवल के नेता एक दूसरे से समन्वय नहीं बना पाए थे, एक दूसरे के विरोध में खड़े थे, इस बार वो बदल के रख दिया गया। कैसे बदला गया ये बताता हूं। इस बार अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल, इन लोगों ने अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के करीब में रहेगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लोग आपस में बातचीत करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, वैमनस्यता कटुता समाप्त होगी। यानी जो गलतियां 2019 में अखिलेश यादव जी ने की थी वह गलतियां इस बार ना तो कांग्रेस करने के मूड में है, ना जयंत चौधरी करने के मूड में है। सारे लोगों ने तय कर लिया है, सारे घटक दलों के लोगों ने, कि हम सिर्फ INDIA हैं और इस तरह हम चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी ने बिगुल बजा दिया है और कुछ मुद्दों को सेट कर दिया है। अभी आपने देखा कि किसानों के छुट्टा जानवर को लेकर के अभी भी वो मुद्दा बना हुआ है और उस मुद्दे पर पिछली बार 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने, कि छोटा जानवर की समस्या समाप्त होगी। और उसके बाद इस देश के किसानों को, प्रदेश के किसानों को बड़ी ही अपेक्षा थी कि छोटा जानवरों की समस्याएं समाप्त होंगी। गौशाला पे गौशाला बनती गई, छोटे जानवर खत्म नहीं हुए। ये कितनी बड़ी स्थिति है कि छोटे जानवर की समस्या ज्यों की त्यों है, गौशालाएं बन रही हैं, बड़े बड़े ग्रांट दिए जा रहे हैं। ये मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाने जा रही है, जो कि दुखती नब्ज है किसानों की। इसके अलावा किसानों की स्थिति यह है कि किसानों का जो गन्ना भुगतान है वह भी इनका मुद्दा होगा। किसानों को लेकर के बढ़ी MSP देने का भी इनका मुद्दा होगा। और सबसे बड़ी चीज, किसान कर्ज माफी की भी बात समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा के चुनाव में करने वाली है। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल कमर कस लिया है और बड़ी तेजी के साथ समाजवादी पार्टी मैदान में कूदने जा रही है। और सबसे अच्छी चीज कि समन्वय कांग्रेस पार्टी का है कि जितने भी उसके घटक दल हैं वो उसको आगे लीड करने का पूरा मौका दे रहे हैं। सभी लोग समन्वय के साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोई विवाद नहीं कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी इस मुद्दे पर सबसे अधिक मुखर होकर बोल रहे हैं। अभी अखिलेश यादव जी बेरोजगारी को भी एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, इनके बढ़े हुए दाम भी अखिलेश यादव ने अपने मुद्दे में रखने की सोची है। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक अखिलेश यादव का जो है वह है हमारा पशुओं का मास्टर स्ट्रोक अखिलेश यादव का है, वह है उत्तर प्रदेश में चीनी मिल में भुगतान का। और लॉ एंड ऑर्डर का विषय भी अखिलेश यादव उठाने वाले हैं। बात यह आती है कि अखिलेश यादव जी जो
सबसे बड़े लड़ैया हैं और लगता है कि INDAI का जो नेतृत्व करेंगे, सेनापति जो होंगे वो अखिलेश यादव ही होंगे। और अखिलेश यादव सबसे बड़े लड़ैया के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश 2024 के चुनाव में दिखाई पड़ रहे हैं। लग रहा है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भीषण घमासान होगा और भारतीय जनता पार्टी को कड़े टक्कर देंगे अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी ने जो अभी तक योजनाएं बनाई हैं और जिस प्रकार की सूत्रों से खबर मिली है, उससे तो यह लग रहा है कि अखिलेश यादव को कोई भी इस चुनाव में बड़ी टक्कर देने वाले हैं और अखिलेश यादव अपने आप को प्रूफ भी करेंगे। और ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव युवाओं में बड़े लोकप्रिय नेता हैं। और अगर हम बात 2017 के चुनाव, अगर बात 2012 के चुनाव की करते हैं, तो जब मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के बड़े नेता थे और उस समय अखिलेश यादव जी ने राजनीति में एंट्री लिया था और पूरे प्रदेश में उन्होंने ये रथ चलाया था। और आप लोग जानकर आश्चर्य होगा कि पब्लिक अखिलेश यादव जी को सुनने आया करती थी और अखिलेश यादव जी जो संवाद करते थे जनता से, उसको पब्लिक ग्रहण करती थी। और शायद उसी का उन्हें पुरस्कार दिया मुलायम सिंह यादव जी ने कि वह चुनाव लड़ा जा रहा था मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री बन जाते हैं अखिलेश यादव जी। यानी अखिलेश यादव जी की कुशलता और उनके नेतृत्व पर किसी को कोई शक नहीं है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस बार अखिलेश यादव अपनी वो सारी गलतियों को दूर कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने जितनी भी मेहनत की, जितना परिश्रम किया, 2022 के चुनाव का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो अखिलेश यादव जी की तैयारी कमजोर नहीं थी, अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता कमजोर नहीं थे, अखिलेश यादव जी के बूथ के कार्यकर्ता बड़े ही उत्साही थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या कहां पे आई? अखिलेश यादव जी के बड़बोले नेताओं ने ही उन्हें बहुत पीछे कर दिया, इतना पीछे कर दिया कि अखिलेश यादव जो विनर थे वो रनर हो गए। उसमें सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा कि 2022 के चुनाव से पहले तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा करता है और उसको लेकर के एक इनके नेता है शफीकुर रहमान बर्क, वो एक बयान दे देते हैं कि काश तालिबान भारत आता तो हम इसका यहाँ स्वागत करते। इस प्रकार उन्होंने बयान दिया। उसी समय जब बेटियों की उम्र शादी की 18 से 21 साल की गई तो वही शफीकुर रहमान बर्क ने उन्हें एक बड़े भद्दे शब्दों से नवाजा, जिसका भी खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। यहीं पर नहीं, एक और चीज आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इन लोगों पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि विषय को विषयांतर करने का काम किया। आज अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के चुनाव में एक माहौल बना और 22 का चुनाव जो था उसमें असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बाराबंकी की सभा में एक बयान दिया और उस बयान के बाद पूरे प्रदेश का नेतृत्व जो था या पूरे प्रदेश का वातावरण था वह पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की तरफ चला गया। अभी भी अखिलेश यादव जी को कुछ तैयारी करनी होगी। जैसे उनके एक नेता हैं जो आजकल बड़ी चर्चा का विषय है, वह है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव जी कितनी भी मेहनत करें और बड़ी अच्छी उनकी व्यवस्थाएं भी हैं, सबसे बड़े योग्य व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी को सिर्फ इतना ही देखना है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य उनके नेता समाजवादी पार्टी में आते हैं और उसके बाद में वो चुनाव हारने के ठीक बाद जब वो रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं और उनके बयान के बाद वो एक भावावेश में आकर के कहते हैं कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए, तो उनके कुछ अनुयायी जला भी देते हैं। और इसका ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने माफी मांगी और ना ही अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई बयान आया। ये एक बड़ा संदेश गया है और इसको इन्हें मैकअप करना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुकते, वो उससे भी आगे जाते हैं और कभी ज्ञान वापी पे कहते हैं कि वो बौद्ध मठ है और कभी पुराणों में 5000 वर्ष पुराने जितने पुराण हैं, कोई 20,000 वर्ष पुराने पुराण हैं, उन पुराणों में जिस बद्रिका आश्रम को आप देखेंगे, उस बद्रिका आश्रम को भी उन्होंने कह दिया, बद्रीनाथ को भी कह दिया कि वो बौद्ध मत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब बयान होते रहते हैं, लेकिन ऐसे बयान ना हो जो अखिलेश जी की मेहनत पे पानी फेर दें। बद्रिका आश्रम की जो बात हुई है उस पर एक छोटा सा संस्मरण सुनाना चाहता हूं कि जब आप हरबंस पुराण को पढ़ेंगे तो हरबंस पुराण के जब आप विष्णु पर्व में जाएंगे तो वहां भगवान कृष्ण से जब मां रुक्मिणी कहती हैं कि मुझे संतान चाहिए, तो वो कहते हैं कि मैं अपने गुरु से जाकर के कैलाश पर्वत पे जाकर के शिव से आदेश लेता हूं कि संतान कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। इस विषय में वहां से चलते हैं द्वारिका से, और जब वो चलते हैं तो विश्राम करते हैं रात्रि को, और जो विश्राम का स्थल होता है वह बद्रीनाथ होता है, बद्री आश्रम होता है, और उस पर टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा और समाजवादी पार्टी के जो अलायंस हैं वो आज मजबूती के साथ अखिलेश यादव को मजबूती दे रहे हैं, खड़े हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान कर्मठ, जुझारू और नेतृत्ववान अखिलेश यादव पर भारी पड़ जाए। मैं मानता हूं कि 2024 का चुनाव अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त कंटेस्ट होने वाला है और यह चुनाव अखिलेश यादव जी की प्रतिभा को भी निखारेगा। और ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी ने पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, बशर्ते स्वामी प्रसाद मौर्य और शफीकुर रहमान जैसे लोगों को अगर वो नहीं रोकते हैं तो शायद भविष्य में 2024 की लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए KKD न्यूज़। थैंक